मिस्टर और मिसेस शर्मा के घर शादी के 5 साल के बाद जब बेटी ने जन्म लिया तो पूरे घर के लोग बहुत खुश थे। उसके पहले जन्मदिन पर उन लोगों ने शानदार पार्टी का आयोजन किया। शहर के नामी गिरानी लोग उस पार्टी में आए हुए थे। मिसेस शर्मा तो अपनी बेटी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर रही थी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई और कोई मिसेस शर्मा की गोदी से बच्चे को छीन कर ले गया। मिसेस शर्मा शोर मचाने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता पूरे घर की लाइट वापस आ गई, मगर उनकी बेटी का कोई पता नहीं था। सिक्योरिटी, कोई है? जल्दी से पता करो, अभी कोई ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो मेरी बेटी को। आप फिक्र ना करें, हो सकता है वो इस पार्टी को छोड़कर ही ना जा सका हो। हम लोग आसपास ढूंढने जाते हैं। अरे कोई पुलिस को भी तो फोन करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जैसे ही पुलिस स्टेशन खबर गई, इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी तुरंत पार्टी में पहुंच गए और सारी घटना के बारे में जानकर मिस्टर शर्मा से सवाल करने लगे। यह पार्टी में जो भी लोग मौजूद हैं, तब आपने ही इनवाइट किए हैं या किसी और ने भी कुछ लोगों को इनविटेशन भेजे हैं? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरी पार्टी है तो इनविटेशन भी मैं ही भेजूंगा ना। हमें सारे गेस्ट की लिस्ट चाहिए। गेस्ट की लिस्ट चाहिए? मतलब क्या है इसका? आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? देखिए, एक छोटी बच्ची गायब हुई है और उसको ढूंढने के लिए हम सब पर शक करेंगे। हमें अपना काम करने दीजिए। कामिनी जी, आप तुरंत आसपास के रास्ते पर गाड़ियों की चेकिंग चालू करवा दीजिए। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के आगे नहीं जानी चाहिए। इस बंगले के सीसीटीवी और आसपास के बंगले की सीसीटीवी के फुटेज चेक करिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस सर। राठौर कामिनी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर मिसेस शर्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मैम प्लीज आप रोना बंद कीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपको किसी पर शक है? कामिनी जी की बात सुनकर मिसेस शर्मा ने नामे गर्दन हिला दी। मेरी बेटी पिछले 2 घंटे से लापता है और आप लोग यहीं पर सबसे पूछताछ कर रहे हैं। प्लीज उसे ढूंढ कर लेकर आइए। सर, आप मत समझाइए हमें कैसे काम करना है। गाड़ियों की तलाशी में कुछ हासिल हुआ या आसपास के सीसीटीवी कैमरा में कोई फुटेज मिली? पिछले 2 घंटे में इस घर से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। केवल एक लोडिंग ऑटो ही यहाँ से निकला है और वो ऑटो केटरिंग सर्विसेज वालों का ही था। कैटरिंग सर्विस वाले का ऑटो? शर्मा जी, आपकी कैटरिंग कौन देख रहा था? उसे बुलाइए। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर तुरंत कैटरिंग वाले को बुलाया जाता है, मगर कैटरिंग वाला इंस्पेक्टर के सामने आते हुए कांप रहा था। क्या हुआ? इंस्पेक्टर राठौर का नाम सुनकर अपनी दादी नानी याद आ गई? यदि डर लगता है तो गलत काम क्यों करते हो? सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो बस ऐसे ही। जब घर की लाइट गई थी और बच्ची गायब हुई थी, उसके बाद तुम्हारा लोडिंग ऑटो इस घर से रवाना हुआ था। उस लोडिंग ऑटो में क्या था? मैम, पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। जो एक्स्ट्रा बर्तन और सामान था वो सब लोडिंग ऑटो में भिजवाया था। वो ऑटो तुम्हारा परमानेंट है या रैंडम किसी को बुलाते हो? सर, वैसे तो हमारा परमानेंट ऑटो है, मगर कल वो खराब हो गया था, इस कारण उस ऑटो वाले ने अपने दोस्त को भेजा था। उस ऑटो वाले का नंबर मिल जाएगा या कोई पता या ठिकाना? कामिनी के पूछने पर कैटरिंग वाले ने उस ऑटो वाले का मोबाइल नंबर दे दिया। कामिनी ने अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल किया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए मिस्टर शर्मा की फोन की रिंग बजने लगी। हेलो, कौन? मुझे नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गया शर्मा? अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो अपने आसपास इकट्ठा हुई भीड़ को अपने अपने घर रवाना करो और इंस्पेक्टर को भी विदा करो। उसके बाद मुझसे बात करना। अपहरणकर्ता की बात सुनकर मिस्टर शर्मा हाथ जोड़कर सभी को अपने घर रवाना करते हैं। फिर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी से भी जाने की गुजारिश करने लगे। सर, आप खामोखा परेशान हो रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। यदि मेरी बेटी जिंदा रही तो ही तो उसे ढूंढ पाओगे ना। अभी आप लोग चले जाइए। मिस्टर शर्मा के बार बार इंसिस्ट करने पर वे लोग उनके घर से बाहर आ गए। सर, आपने आसानी से शर्मा की बात मान ली। हमें रुककर वहाँ पर थोड़ी पूछताछ तो करनी थी। कामिनी, उस बच्ची को ढूंढने के लिए हमारा बाहर आना जरूरी था, क्योंकि बच्ची वहां से निकल चुकी थी। यदि हम लोग जिद कर कर वहां पर रुकते तो हो सकता है वो किडनैपर बच्ची को नुकसान पहुंचाता। उसकी सुरक्षा के लिए मैंने ये कदम उठाया। मगर सर, अब क्या? फिक्र मत करो, मैंने शर्मा के घर से निकलने से पहले उनके घर में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। उन लोगों की सारी बातें हमें आराम से सुनाई देगी।
सर आप तो कमाल हो, ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? अपना तो ऐसा ही है। घर के बाहर राठौर और कामिनी बात कर रहे थे, तभी शर्मा के फोन पर दोबारा किसी का फोन आया। तुमने सभी को खुद से दूर भेजकर बहुत अच्छा काम किया। अगर अब अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो 20 लाख रुपए लेकर शहर के बाहर स्थित ढाबे पर रात के 2 बजे पहुंच जाना। मिस्टर शर्मा किडनैपर की बात मान लेते हैं और तुरंत 20 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने किडनैपर और मिस्टर शर्मा की पूरी बात सुन ली थी। सर इस किडनैपर ने तो बड़ा हाथ मारा है। उसका पाला राठौर से है। हाथ मारा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दो, उसे पता चल जाएगा। सादे कपड़ों में उस ढाबे के आसपास सब लोग मौजूद रहें। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की पूरी टीम अलर्ट होकर ढाबे के आसपास चौकसी करने लग जाती है। तभी मिस्टर शर्मा अपनी कार लेकर वहां पहुंचते हैं। तभी मिस्टर शर्मा का फोन बजने लगता है। फोन पर उनकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा कहाँ है? लाडो घबरा मत, तेरे पापा आ गए हैं, तू जल्दी हमारे पास होगी। मिस्टर शर्मा बात कर ही रहे थे कि फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। मिस्टर शर्मा, अपनी बेटी की आवाज सुन लेना। अब यदि उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में जो पैसे रखे हैं उसे चुपचाप टेबल नंबर 3 पर रखकर चले जाओ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मिस्टर शर्मा दोबारा उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर फोन नॉट रीचेबल था। उनके पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई चारा ना था, तो चुपचाप पैसे निकालकर टेबल पर रखकर चले गए और घर पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। मिस्टर शर्मा ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी खड़े थे। आप लोग यहाँ? आपसे कहा था ना इस केस से दूर रहना। आपको तो सर का शुक्रिया कहना चाहिए, आपके पैसे भी बच गए और बेटी भी। ये लीजिए। और ये रहा आपका गुनहगार। कहते हुए उन्होंने किडनैपर को मिस्टर शर्मा के आगे खड़ा कर दिया। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का ही था, जिसे कुछ दिन पहले मिस्टर शर्मा ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे नौकरी से निकाल दिया। तू तो आस्तीन का सांप निकला। पहले मेरी दुकान पर हाथ मारा और फिर मेरी बेटी पर। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो मेरी बेटी ने भी तेरा कुछ नहीं था, मगर जब मैंने उसके इलाज के लिए पैसे चोरी की तो तूने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरे हाथों में मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि बच्चे का दर्द क्या होता है तुझे अच्छे से समझाऊंगा, तुझसे पैसे भी ले लूंगा और बेटी भी नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तूने अपनी बेटी के लिए चोरी की थी। अरे उसके इलाज के लिए पैसे मांग कर तो देखता, मैं ऐसे ही दे देता। मैंने तो तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, इसलिए चोरी करने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं भेजा, मगर तूने ही। कहते हुए गुस्से में मिस्टर शर्मा किडनैपर को मारने लगे। शर्मा जी बस कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। और तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ से गुजरने के बाद भी किसी और की बच्ची को तकलीफ देते हुए शर्म नहीं आई? अब तो तेरा फैसला कानून ही करेगा। चल चुपचाप। किसी भी केस को सॉल्व करने में आपका मुकाबला नहीं है सर, आप कमाल हो। अपना तो ऐसा ही है। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर स्पीकिंग। ओके, कम इन। सर, बॉडी देखकर लग रहा है कि इसकी मौत जहर से हुई है। बॉडी पूरी नीली पड़ गई है। किसी को पता है ये सब कैसे हुआ? सर,
हम लोग रेनू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर रेनू यहाँ वॉशरूम आई थी। फिर अचानक हमें कुछ गिरने की आवाज आई तो हम दौड़कर यहाँ आए तो देखा रेनू मर चुकी है। वैसे तो पोस्टमार्टम से पता चल ही जाएगा रेनू की मौत कैसे हुई है, बट बॉडी देखने से तो हमें कॉन्फिडेंस है कि इसकी मौत जहर खा के हुई है। हो सकता है सुसाइड हो। नहीं मैम, रेनू खुद को नहीं मार सकती। खुद को तो वो मारता है जो अपनी जिंदगी से दुखी हो, मगर रेनू तो बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। इसका मतलब रेनू का खून हुआ है? जी, हो सकता है इस रमेश ने मारा हो। रमेश और उसके बीच कुछ दिनों पहले पैसों को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम पाकी? सर ये सच नहीं है। झगड़ा तो रेनू का इससे हुआ था। इसने तो रेनू को जान से मारने की भी धमकी दी थी। शट अप एंड कूल डाउन। किसने क्या किया है उसके लिए हम हैं, तुम नहीं। तुम सब एक एक करके मीटिंग रूम में आओ। आई नो सर, आपको क्या जानना है? बात दरअसल ऐसी है कि ऑफिस में काम करते हुए रमेश एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। रेनू ने भी उससे पैसे लिए थे, लेकिन लौटाने में देर हो गई तो दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मुझे कुछ नहीं सुनना रेनू, तुम बस ये बताओ कि मेरे पैसे कब दोगी? अगले महीने सैलरी आने पर दे दूंगी, पक्का। पिछले 3 महीने से तुम यही बकवास करके अपना उल्लू सीधा कर रही हो रेनू, पर अब नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी कल तक। कल तक? रमेश प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। कल तक नहीं हो पाएगा, पर अगले महीने में पक्का रिटर्न कर दूंगी। और प्लीज अब बस करो, बस करो। सब देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो। इनको भी तो पता चले कि उधार पर चलने वाली जिंदगी कैसी होती है। रमेश, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। लिमिट की ऐसी की तैसी। मुझे कल तक पैसे चाहिए तो चाहिए। अब इसके लिए चाहे तुम चोरी करो, डाका डालो या खुद को बेचो। इस थप्पड़ का जवाब तुझे बहुत भारी पड़ेगा रेनू, देख लेना। बस सर, उसी झगड़े के तीसरे दिन ये सब हो गया। अब अपने झगड़े की वजह भी बता दो। सर उससे क्या पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। पाकी अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन रेनू ने उसकी प्रेजेंटेशन चुराकर उसका प्रोजेक्ट हाईजैक कर लिया। लेकिन ये बात छुप नहीं पाई और पाकी को सच पता चल गया और फिर दोनों के बीच में हाथापाई हो गई। उसी हाथापाई में पाकी ने रेनू को जान से मारने की धमकी दी थी सर। तो तुम्हारे हिसाब से इस ऑफिस में पाकी ही एक ऐसी एम्प्लॉय है जो रेनू को मार सकती है? सर मेहनत की रोटी जब कोई ले उठता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। पाकी का प्रोजेक्ट पूरे 50 करोड़ का था सर। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि ग्लास पर और ग्लास के ड्रिंक में जहर मिलाया गया था। मतलब सर, कातिल हर हाल में रेनू को मारना चाहता था। उसने ग्लास के बाहर जहर इसलिए लगाया था कि अगर एनी चांस लास्ट मोमेंट पर रेनू ने ग्लास को मुंह लगाकर छोड़ दिया तो भी उसकी मौत पक्की हो जाए। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ग्लास पर रेनू के फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ पाखी और रमेश के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। लेकिन कामिनी, अगर ये दोनों ही टीम में हैं, तो खुद को ही पॉइंट आउट करके अपने ही पैरों पर ही कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने रेनू को नहीं मारा। और सर पैसे लेने देने में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। कसम से सर ये सच नहीं है, मैंने नहीं मारा रेनू को सर। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है रमेश। रेनू के ड्रिंक के गिलास पर तुम्हारे उंगलियों के निशान मिल चुके हैं। हाँ सर, मैंने ही किया था ये सब। रेनू ने मेरी जो इंसल्ट की थी मैं उसे सहन नहीं कर पाया,
इसलिए उसे मारने के लिए मैंने उसके ड्रिंक ग्लास के चारों ओर जहर लगा दिया था। जब तुमने ड्रिंक में जहर मिला ही दिया था तो जहर गिलास के बाहर लगाने की क्या जरूरत थी? ड्रिंक में जहर? नहीं सर, मैंने ड्रिंक में कोई जहर नहीं मिलाया था। ड्रामा नहीं, सच बोल। तो और क्या करती मैं? रेनू ने मेरे 50 करोड़ के प्रोजेक्ट की चोरी की थी और 2-4 दिन में ही वो मेरे बॉस प्रदीप की भी करीबी बन गई थी। सीनियर होने के बावजूद मैं उसकी जूनियर बनती जा रही थी। अपनी जगह वापस हासिल करने के लिए उसे अपने रास्ते से हटाना जरूरी था मेरे लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। बाकी मैम 1 मिनट के लिए इसे पकड़ लेंगी क्या? Thank you. I'm sorry. I'm sorry. हेलो जी, क्या सर? 1 मिनट सर, शॉकिंग न्यूज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेनू की मौत ड्रिंक पीने से नहीं हुई। एक्चुअली उसने ड्रिंक पिया ही नहीं था। उसकी मौत साइनाइड से हुई है जो उसके लिपस्टिक में मिला है। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। अगर रेनू की मौत लिपस्टिक में लगे साइनाइड से हुई है तो इसका मतलब पिक्चर में कोई तीसरा भी है और उसी तीसरे ने रेनू को मारा है। कामिनी, पाखी ने क्या बताया था? रेनू अपने बॉस के करीब पहुंच गई। ऐसा करो, स्टाफ और बॉस दोनों को बुलाओ, एक खेल खेलते हैं। जी इंस्पेक्टर, मैं ही रेनू का बॉस प्रदीप हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब रेनू की मौत के वक्त मैं वहाँ था ही नहीं तो मुझसे क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? जनरली सर, एक टास्क खेलने के लिए आप सबको एक साथ बुलाया है। जो भी इस टास्क में पास हो जाएगा उसे हम बाइज्जत बरी करते जाएंगे। नो मोर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कामिनी, ये रेनू की लिपस्टिक है जो उसने आखिरी बार बाथरूम में लगाई थी। इसे ही आप सबको लगाना है, चाहे लड़का हो या लड़की। नो जेंडर डिफरेंस, सबको लगानी है। शुरुआत कौन करेगा? ऑफ कोर्स शुरुआत प्रदीप जी से होगी। आफ्टर ऑल ये बॉस हैं ऑफिस के, कैप्टन ऑफ द शिप। ये क्या बेहुदा मजाक है? लिपस्टिक तो लड़कियां लगाती हैं, लड़के नहीं। मैं ये नहीं लगाऊंगा। राठौर को ना सुनने की आदत नहीं है प्रदीप जी। लिपस्टिक तो आपको लगानी पड़ेगी। लगाइए। इंस्पेक्टर स्टॉप इट, रुक जाओ। इसमें साइनाइड लगा है, इसे लगाया तो मर जाऊंगा मैं। वक्त पर एक्सेप्ट कर लिया सर, थैंक यू। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका साइनाइड नहीं लगा। ये वैसी ही कोई दूसरी लिपस्टिक है। अब आप चुपचाप बताइए, क्यों मारा आपने रेनू को? वो प्रेग्नेंट थी, शादी का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, बस इसीलिए। अगर ये सच है तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, रेनू प्रेग्नेंट नहीं थी। व्हाट? फिर वो मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? पैसों और स्टेटस के लिए। लेकिन जब आप तो पार्टी में आए ही नहीं तो आपने ये जहरीली लिपस्टिक उस तक पहुंचाई कैसे? जब मन में चोर छिपा हो तो वो हर काम चोरी से करता है इंस्पेक्टर। मैं वहां चोरी से पहुंचा था, किचन की खिड़की से, और जहर लगी लिपस्टिक गिफ्ट करके चला गया। हर जुर्म की सजा यही मिलती है प्रदीप जी। हम चाहकर भी अपने गुनाहों से बचकर भाग नहीं सकते। फांसी तो तुम्हें जरूर होगी। पुलिस स्टेशन में राठौर सुमन की फोटो देख रहा होता है, जिसे देख कामिनी जी कहती है, न जाने ये लड़की कहाँ गायब हो गई है। चिंता मत कीजिए कामिनी जी, अब केस हमारे हाथों में है तो जल्दी ही हम इसे ढूंढ निकालेंगे।
इतने में ही पुलिस स्टेशन में भागते हुए प्रिया आती है और कहती है, सर, मेरी दोस्त को बचा लीजिए। पहले आप बैठ जाइए, फिर आराम से बताइए। मेरी एक दोस्त है जो मेरी रूममेट भी है। उसने अभी सुसाइड करने की कोशिश की। फिलहाल मैंने उसको ये करते देखा तो रोक दिया। अब आप लोग ही उसको बचा सकते हैं। लेकिन अचानक क्यों? लाइफ में कुछ तो हुआ होगा जो वो सुसाइड जैसा कदम उठा रही है। क्या हुआ था? बताओ सच सच। मुझे भी कुछ नहीं पता। बस कल जब से इंटरव्यू देकर वापस आई है तब से अजीब बातें करती है और तब से ही परेशान थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी परेशान है कि सुसाइड जैसा सोच रही है। अब आप ही कोई हल निकालिए। कोई बात नहीं, चलो चलकर देखते हैं आखिर मामला है क्या। राठौर और कामिनी प्रिया के साथ उसके घर जाते हैं। तब राठौर नेहा से सवाल करता है, लेकिन नेहा राठौर को कोई जवाब नहीं देती है। हेलो नेहा, मैं इंस्पेक्टर राठौर हूं। आखिर ऐसे क्या वजह है जो तुम ऐसा कदम उठा रही हो? आखिर हुआ क्या है ये तो बताओ। इसके बाद राठौर प्रिया से पूछताछ करता है। प्रिया, आखिर ऐसा क्या हुआ जो नेहा ने सुसाइड की कोशिश की? अगर कुछ भी मालूम है तो प्लीज बताओ, छोटी से छोटी बात भी। मुझे कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन 2 दिन पहले तक सब ठीक था। नेहा तो काफी खुश थी कि उसे जल्दी ही एक मूवी में कास्ट किया जाएगा। इसका मतलब नेहा के साथ कुछ तो हुआ इन 2 दिनों में। अगर नेहा को बचाना है तो हमें उसके सुसाइड की वजह जाननी होगी। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन पता कैसे करें? वो वजह क्या है जिसने नेहा को सुसाइड करने पर मजबूर किया? सर, एक और बात, कल से ही नेहा का फोन भी मिसिंग है। मैंने पूछा उससे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही है। कामिनी जी, आप नेहा के फोन की लोकेशन ट्रेस कीजिए, पता तो चले कि आखिर फोन गायब हुआ कहाँ है। कामिनी राठौर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगती है। तभी राठौर नेहा से कहता है, नेहा डरो मत, क्या हुआ है वो बताओ। ऐसे परेशान होकर बिना किसी से बात किए सीधे सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे आप लोगों की कोई मदद नहीं चाहिए। मैं बस जीना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। प्रिया, तुम अपनी दोस्त के साथ रहो, इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। बाकी मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर राठौर बाहर जाने लगता है। तभी कामिनी भी आ जाती है। सर, मैंने सेलफोन डिपार्टमेंट से पता किया है। उन्होंने नेहा के फोन की लोकेशन दे दी है। उसके फोन की लास्ट लोकेशन एक स्टूडियो में थी। ठीक है, चलो वहीं से अब कुछ मालूम होगा। ऐसा कहकर राठौर कामिनी के साथ उस लोकेशन पे जाता है। वो एक फिल्म का स्टूडियो था जहां अभी शूटिंग चल रही थी। राठौर वहां जाकर उनके डायरेक्टर प्रमोद से मिलता है और उन्हें नेहा की फोटो दिखाकर कहता है, हेलो डायरेक्टर जी, क्या आपने इस लड़की को हाल फिलहाल यहाँ पर देखा है? नहीं सर, मैंने तो इसे आज पहली बार देखा है। कौन है ये? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वैसे ये स्टूडियो आपका है? हाँ, मेरा ही है। कल और परसों आप कहाँ थे? मैं तो सिटी से बाहर था, आज ही वापस आया हूँ और सीधा काम पे चला आया। अच्छा, तो फिर क्या स्टूडियो आपके ना होने पर बंद रहता है या फिर आपकी गैर मौजूदगी में कोई और भी आता है? मेरा स्टूडियो पिछले 2 दिनों से बंद ही था। अगर स्टूडियो बंद था तो कल इस लड़की का फोन यहाँ पर कैसे आया? इस सवाल का कोई जवाब है आपके पास? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ये लड़की अपना फोन खुद यहाँ छोड़कर गई हो। मेरे दुश्मन बहुत हैं, आए दिन मेरा स्टूडियो बंद करवाने के लिए कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं। ठीक है, वो तो हम पता कर ही लेंगे। आखिर कौन कौन है आपका दुश्मन? राठौर और कामिनी उस स्टूडियो से बाहर आ जाते हैं। कामिनी जी, जरा पता तो करिए कि प्रमोद कल और परसों क्या सच में सिटी से बाहर था? जरा उसके फोन की लोकेशन ट्रेस कीजिए कि कल और परसों वो कहाँ था। जी, पता करती हूँ। स्टूडियो से बाहर आते ही राठौर की नजर सामने एक चाय वाले पर पड़ती है जिसके हाथ में सोने जैसा कुछ चमक रहा था। तो राठौर और कामिनी उस चाय वाले के पास जाते हैं और राठौर देखता है कि चाय वाले की कलाई पर ओरिजिनल राडो की वॉच थी और हाथ पर एक रोज का टैटू भी था।
तभी राठौर उस चाय वाले को नेहा की फोटो दिखाकर कहता है, क्या तुमने इस लड़की को कभी यहाँ देखा है? नहीं नहीं साहब, मैंने इसे कभी नहीं देखा। वैसे भी अगर यहाँ आए भी होगी तो मेरा ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है कि कितना काम है तुम्हारे पास। कामिनी धीरे से राठौर से कहती है, सर, इसके हाथ में आपने सोने की वॉच देखी? इतनी छोटी सी दुकान से करोड़ों की घड़ी ली है। दाल में कुछ तो काला है। कामिनी जी, पूरी दाल ही काली है। तभी राठौर की नजर एक शॉप पर जाती है जिसके बाहर कैमरा लगा हुआ है, जिसमें स्टूडियो में आने और जाने वाला भी दिख रहा है। तब राठौर और कामिनी जाकर उस कैमरे का फुटेज देखने लगते हैं। कैमरे की फुटेज में कल के टाइम स्टूडियो में 3 आदमी गए और एक नेहा गई, लेकिन वापस आने के टाइम 2 औरतें बुरखे में आई, जिसमें एक व्हीलचेयर पर थी तो दूसरी व्हीलचेयर चला रही थी, और 2 आदमी अलग अलग बाहर आए। कामिनी जी, आपने कुछ देखा? हाँ, यही कि नेहा तो बाहर आई ही नहीं। सिर्फ 2 बुरखे वाली औरतें बाहर आई और 2 आदमी आए, यानी नेहा अभी भी स्टूडियो के अंदर ही कहीं है। कामिनी जी, जो लड़की व्हील चेयर पर है वो नेहा है। उसके बुरके के नीचे कपड़े और जूते देखो, ये वही कपड़े और जूते हैं जो अंदर जाते वक्त नेहा ने पहने हुए थे। और नेहा को ले जाने वाली कोई औरत नहीं है, बल्कि वो एक आदमी है। उसके हाथ और पैर देखिए। हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इसके हाथ पे तो रोज का टैटू है और इसने भी सोने की वॉच पहनी हुई है। जी कामिनी जी, कुछ समझिए आप? सर, आप तो कमाल है। अब चाय वाले को पकड़कर उससे सब उगलवा लेते हैं कि आखिर क्या हुआ था नेहा के साथ ऐसा। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। ध्यान से देखिए, इस आदमी के राइट हैंड पर टैटू है, जबकि बाहर जो चाय वाला है उसके लेफ्ट हैंड पर टैटू है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चाय वाला इन सब में शामिल तो है। फिर अब? प्रमोद के फोन की रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ जी सर, प्रमोद का फोन कल और परसों इसी सिटी में ही था, यानी ये प्रमोद भी शामिल है और झूठ बोल रहा है। चलकर उसको ही पकड़ लेते हैं। नहीं, पहले हमें सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे। इतने में राठौर के पास प्रिया का फोन आता है कि नेहा ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की है। कामिनी और राठौर दोनों ही प्रिया के घर जाते हैं। सर, आप कुछ करिए, वरना ये नेहा अपनी जान ले ही लेगी। जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की तो तुम कहाँ थी? मैं थोड़ी देर के लिए घर का सामान लाने मार्केट गई थी और आई तो देखा कि गेट खुला हुआ था और नेहा पंखे से लटकी हुई थी। वो तो मैंने तुरंत ही आसपास के लोगों को आवाज देकर बुलाया और उसकी जान बच गई। नेहा है कहाँ पर? सिटी अस्पताल में। अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन कब तक ऐसा रहेगा? राठौर पूरे कमरे को अच्छे से देखता है और अंदर आते वक्त डोर का हैंडल घुमाता है। नेहा ने इस बार सुसाइड नहीं किया, उसे कोई मारने आया था। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? कामिनी जी, डोर का हैंडल टूटा हुआ है। अगर नेहा को सुसाइड करना होता तो वो डोर का हैंडल क्यों तोड़ती? और जिस फैन में फांसी लगाने के लिए फंदा डाला गया वो काफी ऊंचा है और आसपास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी हेल्प से नेहा ने ये किया हो। यहाँ कोई तो ऐसा आया था जो नेहा से लंबा है और उसने नेहा को मारकर सुसाइड दिखाने के लिए ये सब किया। यानी हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ तो बहुत बड़ा क्राइम है जिस वजह से ये क्रिमिनल नेहा की जान लेने तक आ गया। सर, मेरी दोस्त को बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, राठौर सर के होते नेहा को कुछ नहीं होगा। इसके बाद राठौर, कामिनी और प्रिया अस्पताल जाते हैं और नेहा से मिलते हैं। नेहा, देखो आज वो लोग तुम्हें मारने आए हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगी उन्हें पकड़ने में तो हम उनको पकड़ पाएंगे, लेकिन तुम्हें सच बताना होगा। आखिर कैसे पकड़ेगा राठौर मुजरिमों को और आखिर कौन से क्राइम का शिकार हुई है नेहा? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। एक हाथ जो खून से लथपथ है और वो दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही है। अगले दिन
इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है। यस, एक अनजान आदमी की आवाज आती है। सर, हमारे पड़ोस के घर में एक खून हुआ है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वारदात की जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। उसके पेट में चाकू से वार किया गया था और दीवार पर खून से दीप लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर राठौर ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुंजन की मां को अपनी बेटी को इस हालत में देख सदमा लग गया और वो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। गुंजन की पड़ोसियों ने बताया कि गुंजन और विवेक नाम के लड़के की शादी तय हुई थी। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी कि जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी, उसका खून होने के बाद भी वो लड़का या उसके घर का कोई भी सदस्य ये देखने के लिए क्यों नहीं आया। पुलिस ने विवेक और उसके घर वालों का पता लगाया और विवेक को थाने में बुलाया। हाँ सर, ये बात सच है कि मेरी और गुंजन की शादी तय हुई थी और 1 महीने बाद हमारी शादी भी थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये सब हो जाएगा। अब हमें सब सच सच बताना, तुम और गुंजन कैसे मिले थे और तुम दोनों का रिश्ता कैसा था। विवेक ने बताया कि अरे, आप आ गए। आइए आइए, मैं कब से आप सबका इंतजार कर रही हूँ। आइए बैठिए। गुंजन की मां ने विवेक के घर वालों को बैठने के लिए कहा और उन्होंने गुंजन को आवाज लगाई। किचन से गुंजन हाथ में चाय का ट्रे लेकर आई। गुंजन को देखते ही विवेक को गुंजन पसंद आ गई। थोड़ी देर बात करने के बाद गुंजन और विवेक दोनों ने एक दूसरे के लिए हाँ कर दी। अगर लड़का लड़की की हाँ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी के लिए। हमें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। ये तो मेरी बेटी की खुशनसीबी है कि उसे आप जैसे लोग मिल रहे हैं। सब सही चल रहा था। विवेक और गुंजन धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो कॉल करते, वीडियो कॉल करते, कभी कभी बहाने बनाकर साथ में घूमने चले जाते, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते, मानो कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। सर, मैं गुंजन को मन ही मन अपनी पत्नी मान चुका था। मैं उससे सच में प्यार करने लगा था। अगर तुम सच में उससे प्यार करने लगे थे तो उसकी मौत की खबर सुनकर आए क्यों नहीं? सर, मैं वापस तब आता ना जब मुझे इसके बारे में कुछ पता होता। सर, मेरे एक रिलेटिव की शादी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। हम सब आज ही घर आए हैं। विवेक ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ पिछले 1 हफ्ते से बाहर था। वो गुंजन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन गुंजन नहीं मानी। पुलिस ने विवेक के बताए अनुसार इंक्वायरी की। सर जी, हमने विवेक के बारे में इंक्वायरी की और वो सच बोल रहा है। वो पिछले 1 हफ्ते से अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। ये तो ठीक है लालू साहब, पर ये दीप की स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। गुंजन पूरा नाम तो नहीं लिख पाई, लेकिन कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा। हमें अपनी तलाश जारी रखनी होगी। इंस्पेक्टर राठौर ने कुछ पुलिस वालों को गुंजन के घर की तलाशी लेने के लिए भेज दिया और उसके बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घर में चोरी के कोई निशान नहीं थे, ना ही घर में किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान थे और ना ही घर में कोई चोरी हुई थी। ये सारी बातें इस केस को और भी उलझा रही थी। कुछ दिनों के बाद गुंजन की मां को होश आने लगा और वो जोर जोर से रोने लगी। कामिनी ने उनको संभाला और उनसे पूछताछ की। साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे। आपको किसी पर शक है क्या? कोई गुंजन का पुराना बॉयफ्रेंड या उसे परेशान करता हो, ऐसा कोई? गुंजन की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके घर की लाइट खराब हो गई थी, इसीलिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। काम खत्म करने के बाद वो पैसे ज्यादा मांगने लगा। गुंजन ने मना कर दिया था और इस बात से वो इलेक्ट्रिशियन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। कहीं अपने गुस्से की वजह से तो उसने मेरी बेटी को नहीं मारा होगा ना? उसका नाम क्या था? सर, उसका नाम शायद दीपेश था। ये नाम सुन सबको लगा कि शायद दीपेश ने ही ये सब किया होगा, क्योंकि गुंजन ने भी अपने खून से दीवार पर दीप लिखा
देखा था। पुलिस ने उस एरिया के लोगों से दीपेश के बारे में पूछताछ की। पुलिस को दीपेश का पता चल गया। पुलिस ने दीपेश को गिरफ्तार कर लिया। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने किसी का खून नहीं किया है। हाँ, ये बात सच है कि हमारा पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। सर, मैंने वहां 2 दिन काम किया था, लेकिन काम ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने पैसे ज्यादा मांगे थे। दीपेश ने बताया कि उसने काम तो किया था, लेकिन गुंजन ने ज्यादा पैसे देने से इनकार कर दिया। सर, मैं अपने काम का पैसा भी उससे वसूल नहीं कर पाया, तो खून कहां से करूंगा? हमारे लिए दिन के 300-500 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं अपना गुजारा करने के लिए। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो गुंजन ने तुम्हारा नाम अपने खून से क्यों लिखना चाहा? सर, मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज असली गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। दीपेश की बात सुनकर यह केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। दीपेश को सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट किया गया था। फिर दीपेश ने एक चौंका देने वाली बात पुलिस को बताई। उस बात से केस के सारे धागे ही खुल गए। सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं क्यों गुंजन को मारूंगा? मेरा उससे क्या रिश्ता? वही तो जानना है हमें कि तुम्हारा और गुंजन का रिश्ता क्या है और तुमने क्यों मारा गुंजन को। तभी वहां दीपेश आ गया। दीपेश ने सनी को पहचान लिया। दीपेश ने बताया कि जब वो लाइट का काम करने के लिए गुंजन के घर जाता था, तब वहां पर सनी भी आया था। गुंजन की मां मार्केट जाती थी, तब उसी टाइम सनी वहां आता था और वो दोनों अकेले कमरे में 2-3 घंटे साथ में रहते थे, अंदर से दरवाजा बंद करके। अब आगे की कहानी तुम बताओगे या हम अपने तरीके से पता लगाएं? हाँ सर, मैंने ही गुंजन को मारा है। सर, मैं और गुंजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुंजन की माँ को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। सनी ने बताया कि गुंजन की माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करके गुंजन को विवेक से शादी करने के लिए मनाया था। विवेक से शादी तय होने के बाद भी गुंजन सनी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन धीरे धीरे सनी को महसूस होने लगा था कि गुंजन को अब विवेक अच्छा लगने लगा है। उस दिन रात को जब वो गुंजन से मिलने उसके घर पर गया, तब कमरे में जाने के बाद विवेक का कॉल आया था। वो जिस तरह से प्यार से विवेक से बात कर रही थी, ये बात सन्नी को बहुत बुरी लगी। तुम्हें विवेक अच्छा लगने लगा है ना? अब अच्छा इंसान है तो अच्छा ही लगेगा ना। प्यार करने लगी हो ना तुम विवेक से? ऐसी कोई बात नहीं है सनी, विवेक एक अच्छा लड़का है बस। इस बात से उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में सनी ने गुंजन के पेट में चाकू मार दिया। गुंजन के मरने के बाद उसने अपने आप को बचाने के लिए गुंजन का हाथ लिया और दीवार पर दीप लिख दिया ताकि सारा शक दीपेश पर जाए, क्योंकि गुंजन ने सनी को पहले बताया था कि पैसों को लेकर दीपेश और उसमें झगड़ा हुआ था। तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन तुम ये भूल गए कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। सही कहा सर आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी, चीते की चाल बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर की पकड़ से छूटना इम्पॉसिबल है।